हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स देखिए, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, इस पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हमें आज क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिक को देखते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ट्रिक है थॉर्नडाइक की बिल्ली, छोटी सी भूल, पावलाव का कुत्ता, क्लासिकल कूल, स्किनर का चूहा करे क्रिया प्रसूत और कोहलर के चिंपैंजी को आ गई सूझ। तो देखिए दोस्तों, थॉर्नडाइक के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, यानी कि थॉर्नडाइक की बिल्ली के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद पावलाव के कुत्ते के बारे में भी पढ़ा, यानी उनके सिद्धांत के बारे में देखा। उसके बाद स्किनर के चूहे के बारे में भी पढ़ लिया, यानी क्रिया प्रसूत को पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे कोहलर के चिंपैंजी के बारे में, ठीक है ना। तो इनका जो ये सिद्धांत है, यानी कि सूझ का सिद्धांत है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स देखिए, कोहलर का सूझ का सिद्धांत। अब अगर प्रयोगकर्ता की बात की जाए कि प्रयोगकर्ता कौन है, ठीक है ना, तो देखिए कोहलर हो जाते हैं। और अगर बात की जाए प्रतिपादक की तो वर्दीमर हो जाते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि देखिए, प्रयोगकर्ता अगर आ जाता है और आप लोग लिख देते हैं कि देखिए प्रयोगकर्ता में आप लोग कोफा या वर्दीमर लिख देते हैं, तो ये नहीं सही रहेगा, ये नहीं सही माना जाएगा। क्योंकि देखिए, प्रयोगकर्ता अलग है और प्रतिपादक अलग है। और ये लोग क्या करते थे, साथ में मान लीजिए एक ग्रुप है और ग्रुप में ये लोग वर्क करते थे। कहते नहीं है कि कोई उनकी सहायता करता है, कोई सहायक होते हैं, कोई हेड होते हैं, तो इस तरह से इनकी टीम थी। तो इसलिए इसमें प्रयोगकर्ता कोहलर हो जाते हैं और प्रतिपादक वर्दीमर हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे 2 बार हो गया है, आप लोग देखिए प्रयोगकर्ता कोहलर। अब देखिए प्रयोग व सन, तो प्रयोग इन्होंने किस पर किया, तो प्रयोग किया चिंपैंजी यानी कि वनमानुष पर। उसका नाम क्या था, तो उसका नाम सुल्तान था। और कब किया था, तो 1912 ईस्वी में किया था। कहीं कहीं पे 1913 भी आ जाता है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि देखिए जो जैसे 1912 अगर आएगा तो 13 नहीं आएगा, और अगर 13 आएगा तो 12 नहीं आएगा। क्योंकि जब आपका डीएलएड का जो एग्जाम होता है उसमें कंफ्यूजन के क्वेश्चन नहीं होते हैं कि आपको 12 भी दे दिया और 13 भी दे दिया और आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ है कि अगर 12 दिया तो 12 भी आप लोग टिक करेंगे, और अगर अति लघु उत्तरीय में आ गया तो आप 12 लिख दीजिए 1912, और ये भी लिख दीजिए कि कहीं कहीं पर 13 भी आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए सहयोगी, तो सहयोगी कोफा। कोफा कौन थे, तो लेखक थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए गेस्टाल्टवाद, समग्र संपूर्ण से अंश की ओर। अब अगर देखिए बात की जाए कि गेस्टाल्ट, तो गेस्टाल्ट शब्द यानी गेस्टाल्ट क्या है, तो गेस्टाल्ट शब्द जर्मन का शब्द है। किसका शब्द है, तो जर्मन का शब्द है, और इसका अर्थ होता है पूर्णता। यानी कि देखिए गेस्टाल्ट, जब तक क्या होता है, गेस्टाल्टवाद ये कहता है कि जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक हल नहीं होता। क्योंकि देखिए, जब आपके पास कोई समस्या होगी तब आप क्या करेंगे, आप उसमें दिमाग लगाएंगे, सूझ लगाएंगे, यानी कि सोचेंगे, समझेंगे कि इस समस्या से निकलने के कौन कौन से रास्ते हैं या क्या रास्ता है। और अगर समस्या ही नहीं होगी तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, है ना। तो इन्होंने बताया, यानी गेस्टाल्ट वादियों ने बताया कि जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती है तब तक उसका हल नहीं होगा। अब देखिए क्या हुआ कि देखिए इसमें समझ लेते हैं कि समग्रता, यानी समग्रता मतलब क्या होता है, तो समग्रता या संपूर्ण या पूर्णता कह लीजिए, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं गेस्टाल्टवाद जो था, तो इसमें एक ग्रुप था। अभी जैसा कि हमने बताया कि जो ग्रुप था उसमें कौन कौन लोग वर्क कर रहे थे, तो देखिए कोहलर आपके हो गए, कोफा और वर्दीमर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए कोहलर ने क्या किया, सुल्तान यानी जो एक बंदर था, यानी एक चिंपैंजी था,
तो क्या किया कि उस पे जो है प्रयोग किया, यानी कि कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चिंपैंजी पर प्रयोग किया, कहीं कहीं पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, यानी कि इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपके। अगर डीएलएड में नहीं अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सीटेट में मान के चलिए पूछे जाते हैं, और डीएलएड में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए कोहलर ने कुल 6 चिंपैंजियों पर प्रयोग किया है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूरी थ्योरी आपने पढ़ ली कि क्या है, सूझ का सिद्धांत है, कोहलर ने दिया और सुल्तान नामक चिंपैंजी था। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया कि कितने चिंपैंजियों पर प्रयोग किया, तो देखिए 6 चिंपैंजियों पर, ठीक है ना, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि अगर समस्या है, समस्या दिखाई दे रही है, तभी आप क्या करेंगे, तभी तो आप उसका हल निकालेंगे। मान लीजिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि मान लीजिए कि आपका एग्जाम है, तो आप क्या सोचोगे, आप यही सोचोगे कि किस तरह से हम कहाँ से नोट्स कलेक्ट करें और कहाँ से हम पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें तो हमको एग्जाम में अच्छे नंबर प्रोवाइड हो जाएं। तो क्या है, आपके पास समस्या आई, आपने अपनी सूझ लगाई, और जब सूझ लगाई तो आपको क्या आइडिया आया, कहते नहीं एक आइडिया बदल दे जिंदगी। तो जब आपको एक आइडिया आया तो आपकी जिंदगी बदल गई, मतलब आपने सोच लिया हमें कहाँ पढ़ना है और कौन कौन सी नोटबुक लेनी है, कैसे कैसे हमें तैयारी करनी है, शाम को कितने घंटे पढ़ना है या दिन में कितने घंटे पढ़ना है, आपने सारी तैयारी कर ली इस तरह से। तो यानी कि आपके पास समस्या आई कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, और आपने क्या किया, अपनी सूझ से उस समस्या का हल निकाला। और अगर आपके पास ये समस्या ही ना आती, मान लीजिए आप स्टडी कर ही नहीं रहे होते और आपके एग्जाम, जब स्टडी नहीं कर रहे होते तो आपके एग्जाम भाई कैसे, क्योंकि बिना स्टडी के तो एग्जाम नहीं होंगे ना, जब तो आपके पास समस्या ही नहीं थी, और जब समस्या नहीं थी तो अब उसके बारे में सोचते क्या। तो यही चीज यहाँ पे इन्होंने बताई है। अब देखिए इन्होंने और क्या बताया, देखिए जब समस्या है, देखिए इसी से रिलेटेड बात करते हैं। देखिए जब समस्या है तब क्या है, तब अंतर्दृष्टि है, यानी आप क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, विचार करेंगे कि ये जो परेशानी आई है, ये जो समस्या आई है, तो इससे हम कैसे निपटारा पाएं, यानी हम इसको कैसे सॉल्व करें, जो ये समस्या आई है हम इस समस्या से कैसे निकलें। फिर आपको क्या होता है, आपकी सूझ आती है, क्या आती है, तो सूझ आती है। और सूझ के बाद आपको क्या, तो जब सूझ आएगी आप सोचोगे हम इस तरीके से पढ़ाई कर लें, हम इस तरीके से नोट्स कलेक्ट कर लें, इस तरीके से, तो क्या हुआ, उसका समाधान आपने खोजा ना। तो उसका जब समाधान आपने खोजा तब क्या हुआ, तो विचार आए, और विचार देखिए आपने क्या किया, विचारों को आपने स्वीकार किया। विचार को क्या किया, तो विचार को आपने, जब आपकी सूझ आई और विचार आया, फिर उसके बाद उसको आपने स्वीकार किया। चलते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए कोहलर के सिद्धांत के अन्य नाम, तो सबसे पहले हो जाता है समग्राकृति का सिद्धांत। तो यहाँ पे देखिए समग्रता यानी संपूर्ण, यानी पूर्णता, ठीक है ना। उसके बाद गेस्टाल्ट सिद्धांत, जैसा कि देखिए गेस्टाल्ट वादी ही तो थे, तो क्योंकि ये गेस्टाल्ट क्या, तो जर्मन शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है ना। और जो ये जैसे कोहलर हो गए, कोफा हो गए, तो ये लोग कहाँ के थे, तो ये लोग जर्मन ही के थे, तो गेस्टाल्ट सिद्धांत हो जाता है। उसके बाद कोहलर का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत इसको कहते हैं, और प्लस ये सूझ का सिद्धांत भी कहलाता है, यानी ये इसके नाम हो जाते हैं। अब देख लेते हैं, गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि के द्वारा न होकर सूझ के द्वारा होता है। यानी देखिए पिछले हमने, जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखिए पहले थॉर्नडाइक की बिल्ली के बारे में पढ़ा, क्या उसमें प्रयत्न और भूल की प्रयत्न कर रही थी, बार बार उछल कूद मचा रही थी, और क्या होता है कि भूल से उस बिल्ली का पैर जो है पड़ जाता है, किस पे पड़ जाता है, लेबर पर पड़ जाता है, और वो खुल जाता है, तो उसको क्या मिल जाता है, मांस का टुकड़ा मिल जाता है, ठीक है ना। तो वो प्रयत्न कर रही थी बार बार, और उसे पता था कि मैं जब प्रयत्न करूंगी और जब ये पिंजरा खुल जाएगा तो मुझे भोजन मिल जाएगा। उसके बाद पावलाव के कुत्ते की बात कर ली जाए,
जो इनका सिद्धांत था उन्होंने यानी पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। तो कुत्ते को बांध दिया गया, उसको घंटी बजाई गई और जब घंटी बजाई गई तो उसको भोजन मिला। तो उसे पता था कि जब घंटी बजेगी तब मुझे भोजन की प्राप्ति होगी। फिर उसके बाद स्किनर के चूहे की बात कर लें, यानी कि स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया, क्रिया प्रसूत का नियम है जो। तो इसमें क्या हुआ, इसमें उसको पता नहीं था, रिजल्ट के बारे में नहीं पता था, उसका ये था कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो। और जब उसका पैर लेबर में पड़ता है और वो खट की आवाज आती है और उसको भोजन प्राप्त हो जाता है, यानी प्लेट रखी होती है, प्लेट में भोजन गिर जाता है। यानी कैसा कि जो है बच्चा जो वर्क कर रहा है और बच्चे को ये नहीं पता है मुझे शाबाशी मिलेगी, मुझे इनाम मिलेगा, लेकिन उसको इनाम मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये सब हो गया कि यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है कि प्रयत्न करके, भूल करके, त्रुटियां करके। और जो यहाँ पे है यानी कि जो कोहलर का नियम है, तो इसमें सूझ के, जैसे कि कहते हैं कि जब हमको समस्या हमारे पास आएगी, जब हम पे समस्या आएगी तो हम उसका समाधान करेंगे। कैसे करेंगे, तो अपने दिमाग से सोचेंगे, उसका समाधान निकालेंगे, यानी सूझ का सिद्धांत। तो यहाँ पे यानी कोहलर के चिंपैंजी को आ गई सूझ, यानी सूझ का सिद्धांत है। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए, हम कुछ कार्य को करके सीखते हैं और कुछ कार्यों को दूसरों को करते हुए देखकर सीखते हैं। अब देखिए क्या होता है, हम लोगों के साथ, सभी के साथ ऐसा होता है कि हम कुछ कार्यों को क्या करते हैं, सीखने जाते हैं, उसको सीखते हैं, उसकी डिग्री लेती हैं, डिप्लोमा लेते हैं, लेकिन कुछ कार्य क्या होता है, कोई कर रहा है, मान लीजिए कोई भी कोई कार्य कर रहा है, कोई सिलाई कर रहा है, कोई बुनाई कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, हमने उसको देखा। अब जब देखा तो वो चीज़ समझ में आ गई। जब समझ में आई तो कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बिना बताए अपने आप ही सीख जाते हैं, और इस प्रकार के सीखने को सूझ द्वारा सीखना कहते हैं। यानी कि देखिए, हमारे पास कोई समस्या आई, मान लीजिए कि हमको सिलना नहीं आ रहा है, यानी कि हमको सिलाई नहीं आ रही है, और हमारे पास समस्या है कि हमको एक सूट सिलना है। तो हमने क्या किया, अब हम सोच रहे हैं किस तरह से करें, एकदम से अचानक से एक आइडिया आया कि हमने उनको देखा था ऐसा करते हुए, और ऐसा अगर करें तो ऐसे से ऐसा हो सकता है। हमने भाई कटिंग की, उसको सिलाई कर दी। तो क्या हुआ कि हमको सूझ आ गई, क्योंकि हमारे पास समस्या थी, है ना। जब समस्या थी तो हमने उसका समाधान निकाला, यानी कि सूझ से समाधान निकाला। तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है। उसके बाद देखिए, सूझ से तात्पर्य अचानक उत्पन्न होने वाले एक ऐसे विचार से है जो किसी समस्या का समाधान कर दें। यानी कि यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि सूझ अचानक उत्पन्न होती है। अचानक मतलब जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई, हम उसको कर ही नहीं पा रहे, और वो समस्या हम कैसे उससे समस्या से निजात पाएं, यानी हम उस समस्या से कैसे निकले, और एकदम से सूझ आ गई। जैसे मान लीजिए मैथ पढ़ रहे हैं और समझ नहीं आ रहा, अब क्या करें, किस तरह से ये क्वेश्चन हल करें। तो उसको सोचते गए और एकदम से माइंड में आ गया, और जब आ गया तब हमने उस सवाल को हल कर लिया। मतलब हमारे में सूझ आ गई, हमने अपने सूझ के हिसाब से वो कार्य किया, यानी कि क्वेश्चन को हल किया। सूझ द्वारा सीखने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। जी हाँ, क्योंकि जब आप बुद्धि चलाएंगे, दिमाग चलाएंगे, तभी तो आप में समस्या से लड़ने की ताकत आएगी, तभी तो, क्योंकि आप दिमाग से सोचेंगे ना। और इस बात के अधिनियम यानी अधिगम में मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होता है, क्योंकि सोचने के लिए तो मस्तिष्क का ही प्रयोग होता है। क्योंकि देखिए, आपकी रीजनिंग हो गई। रीजनिंग कैसा है, रीजनिंग सीखने के लिए माइंड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि माइंड ही से वो वर्क किया जाता है। उसमें देखिए लगता है बड़ा टफ, लेकिन जब आप माइंड लगाते हैं तो आपको बड़ा इजी लगने लगता है ना। ऐसे ही मैथ है, बहुत टफ लगती है, लेकिन जब उस समस्या का आप समाधान निकाल लेंगे, यानी अपनी सूझ से उसको समझेंगे, तो क्या होगा, तब आपको वो आसान लगने लगेगी। पहले वो समस्या थी, अब आपने उसका समाधान निकाल लिया है अपनी सूझ के हिसाब से, है ना। अब देखते हैं कोहलर का प्रयोग। इनका प्रयोग देख लेते हैं कि इन्होंने किस तरह से प्रयोग किया, है ना। और ये तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया, और कुल कितने चिंपैंजी थे, तो 6, है ना। देखिए क्या था, सूझ के द्वारा सीखने में कोहलर के प्रयोग सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है ना। और उन्होंने क्या क्या, सुल्तान नामक जो चिंपैंजी था, यानी जो सुल्तान था, तो उस पर अपना प्रयोग किया।
और ये प्रयोग इन्होंने देखिए कई चरणों में कंप्लीट किया था। सबसे पहले सुल्तान को पिंजड़े में ये बंद कर देते हैं और एक डंडा भी वहां पर रख दिया, यानी उन्होंने एक डंडा भी रख दिया और सुल्तान को क्या किया, देखिए उन्होंने सुल्तान को एक पिंजड़े में बंद कर दिया और वहां पे एक डंडा भी रख दिया। वहां पे देखिए आपका ये डंडा हो जाता है, यहाँ पे डंडा रख दिया और क्या किया कि बाहर केले रख दिए। अब यहाँ पे इन्होंने केले रख दिए, ठीक है। सुल्तान ने केले, अब क्या कर रहे हैं, अब बंदर ने केले को देखा, यानी कि चिंपैंजी यानी जो सुल्तान है और उसने केले को देखा। अब केले को देखकर तो उसको भूख भी लगी है और वो सोच रहा है ये केले हमको किसी तरीके से प्राप्त हो जाएं, मतलब उनको मिल जाए। लेकिन क्या हुआ, अब वो असफल है और सोच रहा है किस तरीके से पिंजरा खुले और मैं उसको केले को प्राप्त कर लूं। सोचते सोचते वो थक गया। अब क्या किया, अचानक उसने पास में पड़ा डंडा उठाया और उसके द्वारा क्या किया, केला प्राप्त कर लिया। ये आपका प्रथम चरण हो जाता है कि मतलब एक डंडा उसके पास रखा गया और केले रख दिए गए। अब वो सोच रहा है हमें ये केले किसी तरीके से प्राप्त हो जाए, लेकिन उसको नहीं प्राप्त हुए इस तरीके से, उछल कूद से तो नहीं होंगे। बैठ गया, बैठने के बाद उसके माइंड में उसने कुछ सोचा होगा ना कि क्या किया जाए, किस तरीके से ये केले प्राप्त किए जाएं जिससे मैं अपनी भूख को शांत करूं। यानी भाई केले क्या थे, केले से वो अपनी भूख ही तो शांत करता। क्या किया, अब उसके माइंड में एक विचार आया, भाई विचार ही आया होगा तभी तो उसने डंडा उठाया। अब जब डंडा उठाया उसने केले को प्राप्त कर लिया। अब देखिए दूसरे चरण में क्या होता है, पिंजड़े में दो ऐसे डंडे रखे गए। देखिए अब दूसरा चरण देखते हैं। दूसरे चरण में इन्होंने क्या किया, दो डंडे रखे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सुल्तान है और दो डंडे हैं और जिनको क्या किया, अब ये जिनको जोड़कर एक बनाया जा सकता था। अब जैसे दो डंडे थे और उनको जोड़कर एक बनाया जा सकता, और केले इतनी दूरी पर रखे गए कि एक डंडे से वो ना मिल सके। मतलब क्या हुआ कि जब इन पे प्रयोग किया जा रहा था तो इसके पास दो डंडे रख दिए गए और क्या हुआ कि ये दोनों एक में जुड़ सकते थे, ये चीज़ भी थी, और उनको दूरी पर रख दिया गया। अब वो सुल्तान ने क्या किया, बहुत सारे फिर से उसने प्रयास किए, बहुत सारे प्रयत्न किए। अब वो बैठा फिर सोच रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने दोनों डंडों को जोड़ लिया और जोड़ने के बाद उसको केले मिल गए। यानी कि क्या, वो सूझ के अनुसार चल रहा था। वो सूझ बार बार उसमें सूझ आ जाती थी कि अगर पहले देखिए एक डंडा था तो उससे उसने प्राप्त कर लिया, थोड़ी दूरी पे था। फिर दूसरा जब प्रयोग किया गया तो उसमें क्या किया गया कि दो डंडे थे और वो आपस में जुड़कर एक बन सकता था, और चिंपैंजी यानी जो सुल्तान था उसने यही किया और उसको केले की प्राप्ति हो गई, यानी उसको केले मिल गए। अब देखिए तीसरा चरण, ये आपका दूसरा चरण हो जाता है। अब देखिए तीसरे चरण में क्या हुआ इसके साथ। तीसरे चरण में ये हुआ कि केले पिंजड़े की छत से लटका दिए गए। देखिए छत थी और छत में केले लटका दिए गए और पिंजड़े में एक संदूक भी रख दिया गया। अब यहाँ पे देखिए एक संदूक भी रख दिया गया। और अब क्या किया, अब सुल्तान जो है वहीं पे था, ठीक है। अब कैसे प्राप्त करे, कैसे केलों को वो पा जाए, तो उसने क्या किया, अब उसके माइंड में एक विचार आया। तो सुल्तान ने जब वो संदूक रखा था उस पे चढ़ा और जब उस पे चढ़ा तो उसने केलों को प्राप्त कर लिया। अब देखिए उसके माइंड में फिर से विचार आया कि अगर संदूक पे चढ़ता हूँ और केले दूरी पर हैं यानी छत पे लटक रहे हैं, तो अगर मैं संदूक पे चढ़ गया तो मुझे केले की प्राप्ति हो जाएगी, यानी मुझे केले मिल जाएंगे। तो इस तरह से हो जाता है। फिर क्या हुआ देखिए, अब जब चौथा चरण आया, ये देख लेते हैं। देखिए जब चौथा चरण आया तो चौथे चरण में पिंजड़े में दो संदूक रखे गए। अब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे देख लेते हैं फिर से इरेज करके कि जो पिंजड़ा था, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब पिंजड़े में दो संदूक रखे गए। कितने संदूक रखे गए, तो दो संदूक रखे गए और केलों को उतनी ही ऊंचाई पर टांग दिया गया। और अब क्या हुआ, अब वो सोच रहा है कि किस तरह से मैं ये केलों को प्राप्त करूं। उसके माइंड में फिर विचार आया। अब क्या किया, संदूक को ऊपर नीचे मतलब एक के ऊपर एक रख दिया और उसे केले की प्राप्ति हो गई, यानी उसको केले प्राप्त हो गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ये हो रहा था
कि उसको सूझ आ जाती थी, उसने अपने सूझ से केलों को प्राप्त किया और उसको खाने को मिल गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है कि देखिए, वन मानुष के समान बालक और व्यक्ति भी सूझ द्वारा सीखते हैं। किसके द्वारा सीखते हैं? तो सूझ द्वारा सीखते हैं, और सूझ का आधार कल्पना है। क्या है? अब उसने देखिए, जब वो उसकी कल्पना शक्ति बढ़ी, उसने अपने माइंड में सोचा, बैठा बैठा सोचा किया कि अब क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। उसके माइंड में ख्याल आया कि हमें देखिए इन छड़ी को जोड़कर एक बना लेना चाहिए। जब ये छड़ी लंबी हो जाएगी तो मुझे केले प्राप्त हो जाएंगे। जब वो पिंजड़े ही के अंदर केले थे मगर वो ऊंचाई पे थे, तो उसके पास संदूक था। पहले एक संदूक था तो उसको थोड़ी कम ऊंचाई पे था, तो ये उसको था कि अगर मैं संदूक पे चढ़ूंगा तो मुझे केले प्राप्त हो जाएंगे। दूसरी बार जब प्रयोग किया गया तो 2 संदूक रखे गए और ऊंचाई पर केले। तो अब उसने क्या किया कि 2 संदूक है तो मैं ऊपर नीचे रखूंगा, मतलब एक संदूक के ऊपर दूसरा संदूक रख दूंगा और मैं ऊपर चढ़कर मैं केलों को प्राप्त कर लूंगा। तो ये सूझ का सिद्धांत हो जाता है। तो इसमें देख लेते हैं कि कल्पना शक्ति जितनी अधिक होगी उसमें सूझ उतनी ही अधिक होगी, इसलिए उसे सफलता भी अधिक मिलती है। बड़े बड़े दार्शनिकों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों की सफलता का रहस्य उनकी सूझ ही है ना। क्योंकि देखिए, दार्शनिक हो गए, इंजीनियर हो गए, वैज्ञानिक हो गए, तो ये सूझी के अनुसार तो सारे कार्य करते हैं। अब देख लेते हैं कोहलर के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व। अब इनके जो शिक्षा में महत्व है इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपका हो जाता है कि ये सिद्धांत गणित जैसे कठिन विषयों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। अब देखिए वही चीज कि जब आप गणित का एक सवाल लगा रहे हैं और आपको नहीं आ रहा है, आपने बहुत प्रयत्न किया, फिर आपने क्या किया, आपने सोचा कि हमें किस तरह से करना चाहिए, आपने अपना माइंड लगाया। और जब आपने अपना माइंड लगाया तो आपके माइंड में अचानक से एक मतलब सूझ आ गई कि नहीं, हमें इस तरह से करना चाहिए, और जो आपकी समस्या थी आपने उसका समाधान निकाल लिया। उसके बाद देखिए, ये सिद्धांत रटने का विरोध करता है, यानी कि देखिए ये रटने पर जोर नहीं देता है, यह समझने पर बल देता है। क्योंकि देखिए अगर वो रट रहा होता, बार बार वही कार्य कर रहा होता, उछल कूद सिर्फ मचा रहा होता, तो क्या होता, तो उसको केलों की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन उसने क्या किया, वो शांत बैठ गया और शांत बैठ के वो सोचने लगा कि मुझे करना क्या चाहिए। तो इसी तरीके से समझने पर बल दिया जाता है कि पहले आप थोड़ी देर बैठ के समझ लें कि मुझे क्या करना चाहिए, उसके बाद आप अपनी समस्या का हल निकालें और आपको हल मिलेगा, उस समस्या का हल आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। और देख लेते हैं, देखिए ये सिद्धांत समग्रता और संपूर्णता पर क्या करता है, तो अधिक बल देता है, और शिक्षण की प्रक्रिया में ये सिद्धांत बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि देखिए शिक्षण के सिद्धांत में क्यों उपयोगी, जब आप समझदारी से काम लेंगे, आप अपना माइंड चलाएंगे, आप अपनी तर्क शक्ति को करेंगे कि हाँ हमें कुछ करना चाहिए, हम अपना माइंड चला रहे हैं, और जब आप अपने माइंड से वर्क करेंगे तभी तो आपको सफलता मिलेगी ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए क्रो और क्रो के अनुसार, किसके अनुसार देख लेते हैं, तो क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि ये सिद्धांत कला, संगीत और साहित्य की शिक्षा के लिए उपयोगी है। जी हाँ, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब आपको रटाया जा रहा है, आपको प्रयास कराया जा रहा है, आप नहीं सीख पा रहे हैं, लेकिन जब आप सोचेंगे कि हमें ऐसे सुर निकालने चाहिए, ऐसे लय निकालने चाहिए, या आप कला सीख रहे हैं और आपको कोई बार बार बता रहा है, नहीं समझ आ रहा, लेकिन जब आपने खुद से सोचा कि हमें इस तरह से बनाना चाहिए, हमें समझ के इस तरीके से ये चीज़ कर लेनी चाहिए, तो आप कर ले जाओगे, है ना। और उसी प्रकार देखिए ड्रेवर ने क्या कहा है, तो ये सिद्धांत बालक को किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित व्यवहार की चेतना प्रदान करता है। ये चीज़ हो गई। और उसके बाद गेट्स व अन्य ने, तो ये सिद्धांत बालकों को स्वयं खोज करके ज्ञान का अर्जन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो जी हाँ, क्योंकि देखिए इसमें किसी ने नहीं बताया, जो सुल्तान था इसको किसी ने नहीं बताया कि तुम इन छड़ियों को जोड़ लो और तुमको केले प्राप्त हो जाएंगे, कि या तो ये भी नहीं बताया कि इन बॉक्स को ऊपर नीचे रख लो तो तुमको केले प्राप्त हो जाएंगे।
उसने क्या किया, खुद से ये कार्य किया। तो अगर बच्चे अपना खुद से करेंगे, अपनी तर्क शक्ति लगा के कार्य करेंगे, तो बच्चे सफल तो होंगे ही ना, क्योंकि जब वो अपने समस्या का समाधान खोजने में उनको सफलता प्राप्त हो गई तो वो आगे भी सफल होंगे। अब हम लोग देखिए और भी थोड़ी सी हेडिंग्स देख लेते हैं, जैसे दैनिक जीवन में महत्व। तो दैनिक जीवन में भी महत्व तो इसका समझ लेते हैं। दैनिक जीवन में महत्व, तो इसमें क्या है, देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे छोटे बच्चे टॉर्च में बैटरी, पेन में स्याही भरना, ये सब क्या होता है, तो ये सूझ के द्वारा ही सीखते हैं। इनको कोई पकड़ के तो नहीं सिखाता कि इस तरीके से आप पेन में स्याही डालो, है ना, या टॉर्च में बैटरी डालो। और कभी कभी तो अचानक सूझ होकर आश्चर्यचकित कर देते हैं। जैसे कि क्या होता है, आपको लगेगा कि जो आपका बच्चा है या आपके घर में जो बच्चा है वो ये नहीं कर पाएगा, लेकिन वो अपनी सूझ से, जैसे कभी किसी को देखा करते हुए तो या उसके माइंड में ये चीज़ आ गई कि इसको ओपन करें, इसको इसमें डाल दें, जैसे इंक हो गई या जो है आपकी जो है टॉर्च में बैटरी हो गई, तो उसने डाल दी। अब आपको देखो यकीन भी नहीं आ रहा कि हाँ बच्चा ये कर सकता था, लेकिन उसने अपनी सूझ से ये चीज़ किया। और देखिए इसमें सृजन में उपयोगी, यानी संसार में सभी उपादेयता सूझ के ऊपर निर्भर करती है। खोज कार्य सूझ के ही परिणाम है। यानी देखिए खोज, अब खोज क्या है, खोज जितना मैं बताऊं उतना कम है, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं। आप लोग जो ये पढ़ रहे हो, तो पहले क्या ऐसा था कि आप ऑनलाइन पढ़ सकते थे? नहीं ना, किसी ने खोज की, अपना माइंड चलाया कि इस तरीके से ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों को ये सुविधाएं नहीं मिल रही थी। जो अमीर तबके के थे तो उनको अच्छी कोचिंग प्रोवाइड हो जाती थी, और जो गरीब तबके थे, यानी गरीब तबके के लोग थे, तो उनको इस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। तो किसी न किसी ने तो सोचा, किसी ने कार्य किया। तो आज क्या है, आप इस प्लेटफॉर्म पे बड़े से बड़े टीचर के पास आप लोग पढ़ सकते हो, आप लोग ज्ञान अर्जित कर सकते हो। तो ये किसका नतीजा है, तो ये सूझ का नतीजा है। किसी को ये सूझ आई कि ये कार्य करना चाहिए, और उसका नतीजा आप लोग खुद देख रहे हो, है ना। इसी तरीके से कितनी भी कोई भी चीज़ का आप नाम ले लीजिए, हर चीज़ सूझ पे है ना। पहले ऐसा तो नहीं था कि पहले वो चीज़ थी, कभी ना कभी वो पहली बार हुई। कोई भी चीज़ ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, टीवी ले लीजिए, या XYZ कोई भी चीज़ ले लीजिए, तो वो क्या था, पहले था? नहीं था। पहली बार तो आया होगा, उसके बाद दोबारा आता है। पहली बार तो किसी की सूझ हुई होगी, तभी तो उन्होंने वो वर्क किया होगा ना, क्योंकि उनको समस्या लगी होगी, या उनके आसपास में उन्होंने देखा होगा इस चीज़ की प्रॉब्लम है तो ये चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जिन्होंने आविष्कार किया तो उन्हीं के साथ वो चीज़ें हुई हैं कि उनको समस्या है, इसलिए उन्होंने समाधान निकाला। ये देखा हमारे आसपास में लोगों को इस चीज़ की दिक्कत है, तो उन्होंने क्या किया, प्रयास किया, अपनी सूझ के हिसाब से उन्होंने हम लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कराई। तो ये किसका नतीजा है, तो ये सूझ का नतीजा होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद देखिए आदत का निर्माण। स्किनर ने सूझ का प्रयोग आदतों के निर्माण के लिए उत्तम माना, और सूझ के द्वारा किया गया निर्णय लाभदायक होता है। अब देखिए समस्या समाधान। शिक्षा के क्षेत्र में बालकों के सामने समस्याएं होती हैं, और सूझ के द्वारा उनका हल जो बच्चा होता है वो खुद से निकाल सकता है ना। क्योंकि जब सूझ के द्वारा बच्चा अपनी समस्या का हल खुद से निकाल सकता है, उसे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि, यानी बच्चा ये नहीं कह रहा है कि मुझे ये समस्या है, इसका समाधान बताओ। उसने खुद से समस्या का समाधान निकाल लिया, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें हमारे चैनल को। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे ना छूटें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। और फ्रेंड्स हाँ, एक चीज़ और कि आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट क्लास है वो आपका साइंस का क्लास होगा, तो आप लोग देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।